हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो हम लोगों ने इस चैनल में थर्मोडायनामिक्स का वीडियोस स्टार्ट किया है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस में है ऑफ CBCS सेकेंड सेमेस्टर। तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल में। आप लोगों ने अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। और BSc CBCS सिलेबस का हर एक टॉपिक का वीडियोस आप लोग को इस चैनल में ज़रूर मिलेगा। एंड अलोंग विद दैट IIT JAM का सिलेबस का टॉपिक्स भी आप लोग को देखने को मिलेगा इन ब्रेन ट्रेन सीरीज एंड रैपिड रिविजन सीरीज। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिस्कस करना है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दो ये लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था इन थर्मोडायनामिक्स, बट दिस इज मोर बेसिक एंड फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसलिए उसको 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है। सो इस वाले लॉ में ये बोला गया है कि अगर 3 सिस्टम हैं या फिर 3 बॉडी है A, B एंड C, और जो सिस्टम A है वो अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सिस्टम C, और सिस्टम C जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सिस्टम B, देन द सिस्टम A एंड सिस्टम B विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम अगर एक दूसरा सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे और वो दूसरा सिस्टम अगर एक तीसरा सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे तो फर्स्ट वाला सिस्टम और तीसरा वाला सिस्टम जो है वो अपने में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अगर हम लोग बोले 2 बॉडी है यहाँ पे और दोनों बॉडी में हम लोगों ने थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे 2 अलग अलग बॉडी है और 2 बॉडी में हम लोगों ने थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ से हम लोग को टेम्परेचर का रीडिंग मिलेगा। अगर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब 2 सिस्टम में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं रहता है तब हम लोग बोलते हैं कि दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों बॉडी जो है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर 2 बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। सो अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम A एंड सिस्टम C थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे, तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, मान लेते हैं T। फिर से C B के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है C का टेम्परेचर जो है वो B का भी टेम्परेचर होगा, तो ये भी होगा T। सो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है कि A और B का टेम्परेचर भी सेम है, इसलिए ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी T है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। So this is the basic statement of 0th law of thermodynamics. Next we'll move on to the concept of heat and work. So last video में मैंने already discuss किया है कि जब एक system change होता है from one state to another state, so उसके साथ साथ इसका जो energy है वो भी change होता है। इसका मतलब है ये है कि एक system जब एक state से दूसरे स्टेट में जाता है तो अलोंग विद दिस प्रोसेस जो सिस्टम का एनर्जी है वो भी चेंज होता है। सो जब हम लोग एक सिस्टम को चेंज करवाते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट
तो इसमें जो एनर्जी का चेंज होता है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और वर्क और लाइट और एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। सो इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी ये चेंज जो है वो मैनिफेस्ट हो सकता है। सो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम है जेम्स पी जूल, और उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1850 बोला था कि एक डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन द वर्क डन एंड द हीट प्रोड्यूस्ड। सो दैट डेफिनेट रिलेशनशिप इज दैट द वर्क डन W is directly proportional to the heat produced, that is capital H। और उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी इक्वेशन को एक इक्वलिटी में कन्वर्ट किया था by introducing an proportionality constant, that is J, and this J is known as Joule mechanical equivalent ऑफ हीट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 4.18 जूल्स। सो जो एनर्जी है जो कि चेंज होता है व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वर्क, लाइट किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकता है। सो एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स होता है, किसी भी फॉर्म में वो चेंज हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो इन केमिस्ट्री हम लोग वर्क डन या फिर थर्मोडायनामिक्स स्पेशली हम लोग जो वर्क डन से डील करते हैं दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स और द वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन जो है वो थर्मोडायनामिक्स में मेनली दो तरीके का होता है, आइदर बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स और बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये दोनों कैटेगरी का वर्क डन हो सकता है। सो इन केमिस्ट्री जो वर्क डन है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। नाउ व्हाट आर दिस P एक्सटर्नल एंड डेल्टा V? जैसे कि एक पिस्टन है और यहाँ पे कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स है। सो दिस इज ए सिस्टम। नाउ अगर बाहर से प्रेशर एक्सर्ट किया जाए देन दैट इज P एक्सटर्नल, दैट इज द प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। नाउ पहले एक वॉल्यूम रहेगा, मान लेते हैं V1 या फिर V इनिशियल। प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, तब मान लेते हैं एक दूसरा वॉल्यूम हो गया P फाइनल। सो दिस चेंज इन वॉल्यूम इज द डेल्टा V। So we can say delta V is equals to V final minus V initial. So this is the concept of work. Now for different processes जैसे कि isothermal, adiabatic या फिर reversible, irreversible, different processes में work का different expressions होता है जो कि हम लोगों ने already पढ़ा है in class 1 and class 2 syllabus। एंड इन फर्दर टॉपिक्स जब हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और तब जब यूज़ होगा ये सब फॉर्मूला तब हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। सो हीट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट कैसे फ्लो करता है? दैट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो अगर दो टेम्परेचर है T1 एंड T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T1, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो हीट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और ये फ्लो जो है वो तब तक चलता रहेगा
जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम रीच ना हो, मतलब जब तक ये दोनों टेम्परेचर सेम ना हो तब तक ये फ्लो ऑफ हीट चलता रहता है बिटवीन टू सिस्टम्स। एंड हीट इज generally expressed as capital Q or small q and work is expressed as W. So this was all about the concept of heat and work. So next we will discuss about internal energy. So नाम से ही पता चल रहा है from the word internal कि सिस्टम के अंदर जो एनर्जी रहता है जो कि डिपेंड करता है ऑन द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। सो सिस्टम के अंदर बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी रहता है, मॉलिक्यूल्स रहता है, एटम्स रहता है, इनका वाइब्रेशन होता है अलोंग देयर मीन पोजीशन, उसके बाद ये मूव करते हैं, सो दे हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये रोटेट भी करते हैं, दे हैव रोटेशनल एनर्जी। थर्मल एनर्जी भी होता है जो कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है। सो ये सब एनर्जी का जो समेशन है दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी जो कि एक सिस्टम में रहता है ड्यू टू इट्स इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड ड्यू टू द ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एंड थर्मल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स इन द सिस्टम, और जो मॉलिकुलर इंटरेक्शंस रहता है उसके कारण भी जो एनर्जी रहता है, ऑल दिस आर नोन एज द इंटरनल एनर्जी। एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल यू। सो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है कि सिस्टम का केमिकल नेचर क्या है, और उसके साथ साथ वो डिपेंड करता है अपॉन द स्टेट एंड ऑल्सो द स्टेट वेरिएबल्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है। सो स्टेट वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसके ऊपर भी ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द लास्ट वीडियो कि जब हम लोग को दो वेरिएबल पता रहेगा तो तीसरा वाला हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। कोई भी दो अगर पता रहे तो थर्ड वाला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इंटरनल एनर्जी U इज ए फंक्शन ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स। सो कोई भी एक वेरिएबल को अगर हम लोग कांस्टेंट रखें तो ये इंटरनल एनर्जी जो है दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू वेरिएबल्स। जैसे कि अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो इंटरनल एनर्जी जो है दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम लोग को प्रेशर एंड टेम्परेचर पता हो तो हम लोग इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें देन इंटरनल एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड ऑल्सो अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें देन इंटरनल एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन द लास्ट वीडियो। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल मास प्रेजेंट इन द सिस्टम। और अगर हम लोग एक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करें अलोंग वेरियस पाथ्स, जैसे कि ये एक पाथ है नंबर 1, ये एक पाथ है ए डिफरेंट पाथ नंबर 2, ये एक डिफरेंट पाथ है नंबर 3। तो अगर हम लोग एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट बी में लेके जाए अलोंग 3 डिफरेंट पाथ्स, तो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हम लोग किस पाथ से लेके जा रहे हैं एक सिस्टम को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। व्हाट इज ए स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन का मतलब ये है जब भी कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग किस पाथ से लेके जा रहे हैं इसको फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है।
और अगर एक सिस्टम डिपेंड करेगा on the initial state and the final state and also on the path through which we have taken the system from the initial state to the final state, तब उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, लेकिन वर्क डन जो है वो एक पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है हम लोग किस पाथ से लेके जा रहे हैं एक सिस्टम को फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटरनल एनर्जी। सो लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बोला गया है कि जब हम लोग एक सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाते हैं तो इसका एनर्जी चेंज होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये एनर्जी जो है वो चेंज होके इसका डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा वो एनर्जी, या फिर वो क्रिएट भी नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे कि मान लेते हैं कि स्टेट ए में हम लोग का एनर्जी था 5 जूल और जब हम लोग स्टेट ए से स्टेट बी में लेके गए तब इसका एनर्जी हो गया 4 जूल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि 1 जूल का एनर्जी जो है वो लॉस हुआ है। सो 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मे बी हीट, मे बी लाइट, मे बी केमिकल एनर्जी, एनीथिंग। या फिर अगर हम लोग स्टेट ए से स्टेट बी में लेके जाए और पहले इसका एनर्जी रहे 5 जूल और बाद में उसका एनर्जी हो जाए 7 जूल, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है 2 जूल एनर्जी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो ये 2 जूल का एनर्जी जो है वो कहाँ से क्रिएट हुआ है? वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है, वो किसी और फॉर्म में था पहले, अभी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो गया है जब हम लोग सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। सो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कभी भी क्रिएट नहीं होता है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। सो अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन डिस्कस करेंगे। सो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक सिस्टम है जो कि पहले स्टेट ए में था विथ इंटरनल एनर्जी UA और उसको हम लोगों ने चेंज किया है टू स्टेट B जहाँ पे इसका इंटरनल एनर्जी है UB। सो ये स्टेट जो है A वो स्टेट B में कन्वर्ट होता है बाय एब्जॉर्बिंग अ हीट Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके ये सिस्टम स्टेट A से स्टेट B में कन्वर्ट होता है। अभी जब ये सिस्टम स्टेट A से स्टेट B में कन्वर्ट हुआ है तो चेंज इन एनर्जी या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज del U which is UB minus UA, that is internal energy of the final state माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये चेंज मैनिफेस्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी, एनीथिंग। अभी अगर स्टेट ए से स्टेट बी में जब हम लोग लेके जा रहे हैं सिस्टम को, तब अगर वर्क डन करना पड़े W, सो नेट गेन इन एनर्जी क्या होगा जब हम लोग स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहे हैं? नेट गेन ऑफ एनर्जी विल बी Q प्लस W। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले हीट सप्लाई किया था फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया था फ्रॉम द सराउंडिंग टू गो फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, और उसके बाद W अमाउंट ऑफ वर्क भी हम लोगों ने परफॉर्म किया था जब सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा था। सो हीट गेन किया है इनिशियली सिस्टम ने, उसके बाद हम लोगों ने वर्क भी किया है सिस्टम में।
सो टोटल गेन इन एनर्जी विल बी Q प्लस W। और हम लोगों ने यहाँ से निकाला है कि नेट चेंज इन एनर्जी इज UB माइनस UA और डेल U। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, सो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस एनर्जी। क्योंकि ऑब्वियसली जो एनर्जी गेन हुआ है वो डिस्ट्रॉय होके कहीं जाएगा नहीं या फिर अलग से हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम का है वो उसमें चेंज होगा। सो डेल यू दैट इज UB माइनस UA विल बी इक्वल टू Q प्लस W। या फिर अगर हम लोग बहुत छोटा चेंज लाए इन द सिस्टम, सो फॉर एन इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल चेंज, अगर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं तो बहुत छोटा चेंज लाएंगे इन द सिस्टम, सो तब क्या होगा, दिस डेल U विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ U and it will be equal to small change in heat, that is small delta Q, and small change in energy, that is small delta U. So this is the mathematical formulation of the first law of thermodynamics. So क्योंकि एनर्जी क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, सो जो एनर्जी हम लोगों ने गेन किया था इन द सिस्टम while changing it from state A to state B, वो एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा या फिर कहीं अलग से क्रिएट भी नहीं होगा, वो अपने में ही रहेगा, वो अपना जो अंदर का जो एनर्जी है उसमें मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को मिला द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो इन द अपकमिंग वीडियोस हम लोग बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम द CBCS सिलेबस ऑफ द सेकेंड सेमिस्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद जेम सिलेबस का जो टॉपिक है वो सब भी डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट द चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And for more updates and regular information, you can follow this channel in Facebook and Telegram. Thank you so much for watching.